Hello students, good morning all of you. Our today session is also focused on French Revolution. NCERT आप हिस्ट्री की NCERT बुक का चैप्टर फर्स्ट फ्रेंच रेवोल्यूशन पे हम लोग कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड. About me students, I am Sasi Mitra Moore, Faculty of Social Science at TD Public School, अलीगंज एटा. सो स्टूडेंट्स, मैप में वर्ल्ड मैप में फ्रांस किस लोकेशन में आप कंटिन्यूस पे देख रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, मैप का हमारे स्टडी में बहुत ही मेजर रोल होता है. तो ये आपका फ्रांस है. स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, अटलांटिक ओशियन. याद रखिएगा मैप में इसकी लोकेशन. स्टूडेंट्स, ये फ्रांस. तो हमारा जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर फर्स्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसकी लोकेशन ये है वर्ल्ड के मैप में. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड. और स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने रेवोल्यूशन के जो कॉज थे, क्रांति के जो कारण थे, चाहे वो इकोनॉमिक कॉज हो या इंटेलेक्चुअल कॉज हो या सोशल कॉज हो, आपने उन सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया. अब हम लोग अपने चैप्टर के जो मेन पोर्शन है उस पर एंटर कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो टाइमलाइन आप अपने फेयर कॉपी में ये नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके. ओके स्टूडेंट्स, तो 70-89 स्टेट जनरल, उसके बाद 89 और 91 का जो पीरियड होगा फ्रेंच हिस्ट्री में, नेशनल असेंबली होगी. 91 से 92 लेजिस्लेटिव असेंबली, 92 से 95 3 इयर्स का पीरियड नेशनल कन्वेंशन, डिज़ाइन ऑफ टेरर, आतंक का खौफ. 95 से 98 डायरेक्टरी रूल होगा. और 99 में नेपोलियन कूप करते हैं, मिलिट्री कूप करते हैं. आपने कूप सिविक्स में, पॉलिटिकल साइंस में इसको कवर किया था. व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कूप? ए सडन इवेंट, सडन अटैक बाय आर्मी. ठीक है, तो नेपोलियन ने किस तरीके से तख्ता पलट किया था, वहाँ पे डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया था एक तरीके से, फिर से वहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई थी. ओके स्टूडेंट्स, तो ये टाइमलाइन आपको अपने फेयर कॉपी में वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करनी है. लेट्स फॉरवर्ड. सो स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन हमारा जो पहला जो इवेंट है वो है स्टेट जनरल. ओके स्टूडेंट्स, इसको आज हम लोग कवर करते हैं. स्टेट जनरल की बात करते हैं. डेट है आपकी 5 मई 1789. स्टेट जनरल की बात करते हैं. ए सुपर पार्लियामेंट विथ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स. यहाँ पर स्टेट्स का मतलब स्टेट्स नहीं है, आपको याद रखनी है. आप जानते हैं 3 स्टेट्स हैं फ्रेंच में, फ्रेंच सोसाइटी में 3 स्टेट्स में सोसाइटी का डिवाइडेशन है. उन्हीं स्टेट्स की बात की जा रही कि यानी जो फर्स्ट स्टेट है, सेकेंड स्टेट है और जो थर्ड स्टेट है, इन हर स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, तो उनको मिलाकर क्या बनी? पार्लियामेंट. ओके, तो ये सुपर पार्लियामेंट, एक सुपर सबसे बड़ी पार्लियामेंट विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल स्टेट्स, जिसके जो प्रतिनिधि उसमें किसके हैं? सभी स्टेट्स से. स्टेट्स से नहीं, स्टेट्स से. स्टेट्स यानी सोसाइटी का डिवाइडेशन, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट. तो ये पार्लियामेंट फ्रांस में 175 सालों से 175 ईयर से रनअप कर रही थी. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन हिस्ट्री में कभी भी इसकी मीटिंग नहीं बुलाई गई. और फर्स्ट मीटिंग पार्लियामेंट का गठन हो गया था 175 ईयर्स पहले, और इसकी फर्स्ट मीटिंग बुलाई गई 175 साल बाद. ये देखिए आप, यानी किस तरीके से वहाँ पे जो मोनार्की सिस्टम था रनअप कर रहा था, आम जनता से कोई कभी राय नहीं लेता था. नाम पार्लियामेंट सिर्फ नाम की थी. और जब इतने सारे कॉजेज, सोशल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और इंटेलेक्चुअल कॉज, सब लोगों ने जब आवाज़ उठाई मोनार्की के ख़िलाफ़,
तो 175 सालों के बाद पहली बार इस पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई जाती है, 175 ईयर्स के बाद। बहुत ही मेजर इवेंट था ये। एजेंडा क्या था इस पार्लियामेंट की जो मीटिंग आई, इसका मुद्दा क्या रखा गया? मैनेज द फाइनेंशियल क्राइसिस। आप देख रहे थे कि किस तरीके से फ्रांस डेप्ट में था, फ्रांस कर्ज में डूबा हुआ था। तो इस मीटिंग का सबसे मेन एजेंडा था कि किस तरीके से हम इस आर्थिक संकट से, इस फाइनेंशियल क्राइसिस से बचें और कैसे इससे निकलें। सिंपल सी बात थी कि इस मीटिंग का मेन एम था रेस टैक्सेस, यानी टैक्सेस को बढ़ाना। और आप जानते हैं टैक्सेस ये कौन रहा था? फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को टैक्सेस देने नहीं थे, थर्ड स्टेट को टैक्सेस देने थे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस मीटिंग का जो मेन पर्पस था ये यही था कि जितने भी टैक्सेस थर्ड स्टेट से ले रहे हैं, अब उन टैक्सेस को बढ़ाने का समय आ गया है और फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को देना नहीं है। 175 सालों के बाद मीटिंग हुई है। एजेंडा क्या है? मैनेज द फाइनेंशियल क्राइसिस। डेलीगेट्स यानी प्रतिनिधि आते हैं। फर्स्ट स्टेट से स्टूडेंट 300 हैं, सेकेंड से 300 हैं और थर्ड स्टेट से 600 है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि मेजॉरिटी किसकी, वो तो थर्ड स्टेट की आप कहेंगे। लेकिन वोटिंग का जो वोटिंग करने का जो मेथड है वो कितना अजीब है। आप ये देखिए, यहाँ पे डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं। डेलीगेट्स 300 फर्स्ट स्टेट, 300 सेकेंड स्टेट और 600 थर्ड स्टेट से। लेकिन वोटिंग का मेथड क्या है आप देखिए। लेट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, आप लोग देखिए द स्टेट्स जनरल, जो सुपर पार्लियामेंट जिसको आप कह रहे हैं, सुपर पार्लियामेंट द स्टेट जनरल। कंपोजिशन कैसे मिलकर बना है? फर्स्ट स्टेट के 300 हैं, सेकेंड स्टेट के 300 हैं और जो थर्ड स्टेट के हैं वो 600 है। वोट शेयर कितना है? वोट सबका इक्वल 1-1 है, यानी इंडिविजुअल हर पर्सन का कोई वोट नहीं है। ये यहाँ पे आप इसका ये मतलब मत समझिए कि यहाँ पे 300 फर्स्ट स्टेट से हैं तो 300 वोट्स फर्स्ट स्टेट के हैं। सेकेंड स्टेट में 300 लोग डेलीगेट्स हैं तो 300 वोट्स इसके हैं, 300 वोट्स इसके हैं और 600 वोट इसके हैं। ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सबका 1 वोट है। 1 वोट फर्स्ट स्टेट के, 1 वोट सेकेंड स्टेट का और थर्ड स्टेट का 1 वोट। यानी 600 लोगों को मिलाकर ओनली 1 वोट, 300 लोगों को मिलाकर 1 वोट फर्स्ट स्टेट का और सेकेंड स्टेट का 300 लोगों को मिलाकर 1 वोट। अब डिसीज़न होगा और आप जानते हैं फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को कोई टैक्सेस देने नहीं है। अब डिसीज़न कैसे होगा? जिसके पास जो भी डिसीज़न में ज़्यादा वोट होंगे वही डिसीज़न माना जाएगा। अब वोटिंग हुई कि टैक्सेस इंक्रीज़ होने चाहिए, तो बताइए वोटिंग क्या होगी? फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट जिसके 1-1 वोट हैं वो कहेंगे यस, तो 2 वोट हो गए यस में। और थर्ड स्टेट को ही केवल टैक्सेस देने, हैवी टैक्सेस देने, वो टैक्सेस के तले दबा जा रहा है। उसका 1 वोट है, वो कहेगा नो, टैक्सेस रेज नहीं होने चाहिए। लेकिन वोट किस पे ज़्यादा पड़े? यस पे, तो 2 वोट क्योंकि यस पे हैं तो टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे। 1 वोट नो पे तो इसको नहीं माना जाएगा, जबकि 600 पीपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो मेथड होना चाहिए, एक यूनिवर्सल, एक मैनर जो मेथड होता चाहिए वो ये होना चाहिए कि यहाँ पे इंडिविजुअल्स वोटिंग होनी चाहिए, हर पर्सन का अपना एक पर्सनल वोट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे पर्सनल वोट ना होकर ग्रुप वोट है कि फर्स्ट स्टेट ग्रुप का 1 वोट, सेकेंड स्टेट ग्रुप का 1 वोट और थर्ड स्टेट ग्रुप का 1 वोट। तो ऐसे तो थर्ड स्टेट का कोई भी डिसीजन कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं होता था। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि वो उनका सिर्फ 1 वोट था और फर्स्ट और सेकेंड वाले मिलकर एक साथ वोट कर देते थे, 2 वोट हो जाते थे। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। देखिए ये स्टेट जनरल, ये सुपर पार्लियामेंट, ये सुपर पार्लियामेंट की मीटिंग बुलाई गई है और ये वर्साइल का जो महल है वहीं पर ये मीटिंग हुई थी।
तो ये यहाँ पे देखिए किंग बैठा हुआ है और किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स फर्स्ट स्टेट के, सेकेंड स्टेट के और थर्ड स्टेट के आए हुए हैं। तो ये पार्लियामेंट के ड्राइंग, ये पेंटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे वोटिंग का मेथड था। वोटिंग का मेथड आपने जान लिया। तो इस बार पार्लियामेंट में क्या हुआ, थर्ड स्टेट्स ने अलग डिमांड की। उन्होंने क्या बोला, डेडलॉक ओवर वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स के ऊपर मतभेद हो गया, डेडलॉक हो गया, गतिरोध उत्पन्न हो गया। थर्ड स्टेट ने कहा कि आप वोटिंग के मेथड को चेंज कीजिए। इंडिविजुअल पर्सन के वोटिंग की डिमांड की गई कि जितने डेलीगेट्स उतने ही वोट्स। तो टोटल डेलीगेट्स कितने हो गए, 1200, लगभग 1200 वोट हो गए, क्योंकि 300 600 और 600 प्लस हो गया थर्ड स्टेट का, तो टोटल हो गया 1200 यानी 1200। तो जो फ्रेंच जो लुइस 16 थे उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, इस वोटिंग के मेथड को नहीं अपनाया जाएगा, इंडिविजुअल वोटिंग कॉन्सेप्ट को हम नहीं अपनाएंगे, ये हमारे कल्चर में नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री में नहीं है। जैसा वोटिंग का प्रावधान है उसी को हम फॉलो करेंगे। तो डेडलॉक हो गया, एक आ गया, ऐसा नहीं चलेगा, बहुत हुआ। थर्ड स्टेट की जो गरीब जनता थी, जो थर्ड स्टेट के जो मिडिल क्लास के लोगों ने, उन्होंने बहिष्कार कर दिया इस वोटिंग का। और थर्ड स्टेट डिक्लेयर्स, जो थर्ड स्टेट्स के लोग थे उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया खुद को इटसेल्फ एज ए नेशनल असेंबली। अपने आप को नेशनल असेंबली खुद ही प्रोक्लेम कर दिया, खुद ही अपने आप को घोषित कर दिया। लुइस 16 लॉक्ड आउट द नेशनल असेंबली फ्रॉम मेन हॉल। तो लुइस 16 ने क्या किया कि जो थर्ड स्टेट के लोग थे उनको उसी हॉल में लॉक्ड कर दिया कि ये लोग बाहर ना निकल पाए और पेरिस शहर में ना जाए और लोगों को भड़काए नहीं। तो लुइस 16 ने फर्स्ट और सेकेंड स्टेट्स के लोगों से मिलकर इन थर्ड स्टेट्स के लोगों को वहीं पर हॉल में लॉक्ड कर दिया। अब क्या हुआ, थर्ड स्टेट्स के लोग वहीं पर वर्साई के महल में सारी फैसिलिटीज़ थी, तो वहीं पर एक टेनिस था, टेनिस कोर्ट, इंडोर टेनिस कोर्ट, जहाँ पर ये लोग, तो इंडोर टेनिस कोर्ट था स्टूडेंट्स वर्साया के, पेरिस के जो महल था, जो पैलेस था। तो ये सारे थर्ड स्टेट्स के लोग वहीं पर चले गए, ठीक है, वहीं बगैर उसी हॉल में था। तो टेनिस कोर्ट में गए, वहाँ पर इन्होंने ओथ ली, शपथ ली, नॉट टू डिसबैंड यू अंटिल अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ इन प्लेस। और इन लोगों ने क्या बोला कि हम लोग यहाँ से तब तक को नहीं हटेंगे जब तक को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, एक नया संविधान यानी न्यू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना देंगे। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड हो गई स्टूडेंट्स। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये अभी तक का ये जो ड्रामेटिकल जो इवेंट है, जो घटनाक्रम ये चल रहा है, आपने देखा टाइमलाइन के अकॉर्डिंग स्टेट जनरल की बात हुई, किस तरीके से डेलीगेट्स आए और वोटिंग राइट्स के ऊपर उन लोगों ने, थर्ड स्टेट्स के लोगों ने बहिष्कार कर दिया। अगर थर्ड स्टेट्स के लोग चीज़ों को लेकर आपको कन्फ्यूज़न है तो प्रीवियस लेक्चर्स में आप प्ले लिस्ट में जाकर देखिए कि फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड स्टेट्स के लोग कौन हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स देखिए, ये टेनिस कोर्ट है, ये टेनिस कोर्ट है, इंडोर टेनिस कोर्ट है। यहाँ पर ये सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं थर्ड स्टेट के लोग हैं। और देखिए ये कोई एजुकेटेड पर्सन है थर्ड स्टेट में और ये लोगों को ओथ दिला रहा है। और देखिए जिस तरीके से हम लोग ओथ लेते हैं हाथ ऊपर करके, तो ये देखिए किस तरीके से ओथ ले रहे हैं। कुछ लोग अपने चेस्ट पे हैंड रखे हुए हैं जैसे ये, तो जिस अलग अलग मैनर है ओथ लेने का। तो देखिए यहाँ पे ओथ ली जा रही है कि हम संविधान बनाएंगे अब फ्रांस का, और जिसमें सबको इक्वल राइट्स देने की बात की जाएगी, ठीक है। तो देखिए ये इसको ओथ दिला रहा है, तो बहुत ही हिस्टोरिकल पेंटिंग्स हैं ये। लेट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, आपने ये देखा किस तरीके से स्टेट जनरल की मीटिंग्स हुई और वहाँ पर किस तरीके से डेडलॉक हो गया ओवर वोटिंग राइट्स के ऊपर। अब क्या हुआ, मई में वो सब कुछ हुआ, अप्रैल मई, अब जून आ गया। जून में क्या हुआ, ऑल ओवर फ्रांस, पूरे फ्रांस में पीजेंट्स रिवोल्ट्स, किसानों ने विद्रोह कर दिया अगेंस्ट देयर लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स। तो जो उनके लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब जो उनके ज़मींदार थे, अपने ज़मींदारों के खिलाफ जो लोकल फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनके खिलाफ किसानों ने रिवॉल्ट कर दिया
और क्या किया, लूट गैनरीज। आप जानते थे कि किस तरीके से फूड ग्रेन्स की कमी थी, भोजन की कमी थी। तो जो किसान थे, छोटे किसान थे, उन्होंने भंडार गृहों को लूट लिया। जो अन्नागार थे, अन्य ग्रह थे, भंडार ग्रह थे, लूट ग्रैनरीज, उनको लूट लिया गया। बर्न लैंड, ज़मीनों को आग लगा दी। रिकॉर्ड्स, और जो जितने भी रिकॉर्ड्स थे उनको इन लोगों ने आग लगा दी। थर्ड जो किसान था यानी थर्ड स्टेट के लोग थे। द ग्रेट फियर, पूरे फ्रांस में एक भय का माहौल फैल गया। और ये भय का माहौल किसके अंदर है, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों के अंदर है। कि थर्ड स्टेट के लोग देखिए किस तरीके से रिवॉल्ट कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं। राइट्स इन पेरिस, पेरिस जो कैपिटल सिटी है, पेरिस में दंगे भड़कते हैं इन सपोर्ट ऑफ असेंबली। और जो असेंबली है, असेंबली का गठन हो गया। आप जानते हैं थर्ड स्टेट के लोगों ने अपने आप को असेंबली प्रोक्लेम कर दिया, घोषित कर दिया है। तो इनके सपोर्ट से यहाँ पे दंगे हो रहे हैं। और किसके खिलाफ हो रहे हैं, किंग्स एक्शन, राजा के कार्यों के खिलाफ किए जा रहे हैं। ब्रेक डाउन ऑफ लॉ, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो गई है। ब्रेक डाउन लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। तो ब्रेक डाउन लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। रेवोल्यूशनरी स्पिरिट टेक्स ओवर, तो जो क्रांतिकारी हैं वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जो उनका मन कर रहा है वो कर रहे हैं फ्रांस के लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो गया है। तो लुईस 16 घबरा कर कि कहीं जल्दी से हमारे पोजीशन को हमें मार ना दिया जाए या हमको राजा की पोस्ट से हटा ना दें थर्ड स्टेट को लोग। तो लुईस 16 ऑर्डर करते हैं मिलिट्री को कि वो पेरिस सिटी में असेंबल हो जाए, पेरिस सिटी में आए। और आउटसाइड वर्साइल, और महल के बाहर भी मिलिट्री लग गई क्योंकि राजा को बहुत डर है कि थर्ड स्टेट के लोग आक्रमण कर देंगे आगे वर्साइल में, पैलेस ऑफ वर्साइल में, और राजा और रानी को मार दिया जाएगा। तो पूरे पेरिस शहर में मिलिट्री लग जाती है, जिससे थर्ड स्टेट के लोग और भी एजिटेट होते हैं और भी उनके अंदर गुस्सा आ जाता है कि राजा ये कितना गलत काम कर रहा है, अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री का यूज़ कर रहा है किंग। तो ऐसा तो किंग होता नहीं, राजा वो नहीं होता कि अपने ही लोगों को अपनी ही सेना के द्वारा मरवाए। तो यहाँ पे अब मिलिट्री लगने वाली है और लोगों के अंदर, और ये सब डिसीजन सुनकर लोगों के अंदर बहुत ही वो एजिटेट हो रहे हैं, बहुत ही उत्तेजित हो रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, ये सब चलता रहता है। जुलाई आ जाती है और एक डेट आती है जहाँ से आपके एनसीईआरटी का पैराग्राफ फर्स्ट स्टार्ट हुआ है। स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टिल 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई सन 1789, 14 जुलाई 1789 हिस्टोरिकल डेट। वीडियो को पॉज करके सारी स्लाइड्स आप अपने फेयर नोट्स मेंटेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट फोर्ट यूज्ड एज प्रिजन, तो एक फ्रांस में एक कारागृह था जिसका नाम था बास्तील का कारागृह, ठीक है। वहाँ पे राजा क्या करता था, जो राजा के खिलाफ बोलता था उसको राजा उसी बास्तील के फोर्ट में, उसी बास्तील के किले में बंद कर देता था। एज वहाँ पे उस किले को कारागार के रूप में यूज़ किया जाता था, यानी फोर्ट यूज्ड एज प्रिजन। तो लोगों की हेट का जो सेंटर था, लोग उससे घृणा करते थे। उस बास्तील के फोर्ट से लोगों को बहुत घृणा थी। वो ये जानते थे कि ये जो किंग है, ये किंग की एब्सोल्यूट पावर्स का क्या है, किंग की जो असीमित शक्तियों का एक सिंबल है। क्या, बास्तील प्रिजन, क्योंकि जो राजा खिलाफ बोलेगा राजा उसको बास्तील के प्रिजन में बंद कर देगा। तो लोग इससे बड़ा घृणा करते थे बास्तील के प्रिजन से। ये सिंबल ऑफ रॉयल ऑपरेशन, यानी शाही दमनकारियों का एक प्रतीक था, राजा के परिवार के लोगों के दमन नीतियों का एक प्रतीक था बास्तील प्रिजन। बास्तील प्रिजन लूटेड, तो लोगों ने क्या किया, इतना वो बास्तील के कारागृह से लोग इतना घृणा करते थे कि लोगों को जब पता चला कि पेरिस सिटी में मिलिट्री आने वाली है, शहर में मिलिट्री लगेगी, तो लोगों के पास तो वेपन्स थे नहीं, हथियार थे नहीं, गोला बारूद था नहीं। तो लोगों की नज़र बास्तील पे पड़ी कि ये कारागृह है, यहाँ पर हमको कुछ ना कुछ वेपन्स मिलेंगे, राइफल्स मिलेंगी, जिसकी मदद से हम मिलिट्री से लड़ेंगे। तो लोग बास्तील के प्रिजन की तरफ मूव करते हैं और बास्तील के प्रिजन को लूटते हैं, उसको तोड़ देते हैं। टर्न डाउन बाय राइटर्स, यानी जो
दंगाई होते हैं वो उसको लूटते हैं, और उनका जो मेन उद्देश्य वो होता है मेनली टू गेट वेपन्स, कि उनको हथियार मिले, क्योंकि मिलिट्री आने वाली है पेरिस सिटी में, बहुत जल्दी लग रही है। तो उनका मेन उद्देश्य होता है कि हमारे पास हथियार होंगे तभी तो हम लड़ पाएंगे अपनी ये क्रांति की लड़ाई। तो मेनली टू गेट वेपन्स। और तब से आज तक 14 जुलाई को एवरी ईयर फ्रांस में बास्टील डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, 14 जुलाई आने वाली है और फ्रांस में ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा, बास्टील डे सेलिब्रेशन। हो सकता है कोरोना वायरस की वजह से इस साल ना हो, क्योंकि गैदरिंग पे रोक लगी हुई है, लोग एक साथ एकत्र नहीं हो सकते हैं, तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ये लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे फ्रांस के लोग। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स फॉरवर्ड। तो ये स्टूडेंट्स बास्टील का प्रिजन है, ये बास्टील का कारागृह है। तो इसकी एवरी ब्रिक्स, हर एक ईंट, जो फ्रांस के लोग होते हैं हर एक ईंट इसकी तोड़ देते हैं इस प्रिजन से। इस कारागृह से लोगों को इतनी घृणा होती है कि जो क्रांतिकारी होते हैं इस कारागृह को तोड़ देते हैं और इसकी एक एक ईंट को बाज़ार में बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक एक ईंट को, आप याद कीजिए सिंगल ब्रिक्स को, एक एक ईंट को। और कुछ लोग मोन्यूमेंट्स के रूप में यानी यादगार के रूप में अपने घरों के उसमें उसको सजा लेते हैं कि बास्टील के कारागृह का ईंट है। तो इस तरीके से लोगों को इससे घृणा होती है। आज इसका अस्तित्व मिट चुका है पूरी तरह से बास्टील के कारागृह का, लोगों ने इसकी निशानी ही नहीं छोड़ी। ठीक है, तो ये पेंटिंग बनी हुई है बास्टील के प्रिजन की, बास्टील के कारागृह की। लेट्स फॉरवर्ड। सो स्टूडेंट्स, जो 30 स्टेट्स के लोगों ने टेनिस कोर्ट में ओथ ली कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बनाएंगे जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाएगा, और अपने आप को, आपको याद है कि उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली प्रोक्लेम किया, नेशनल असेंबली घोषित किया। अब ये नेशनल असेंबली लेटर बिकेम नेशनल कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भी यही हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने बनाया उसको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ही तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो नेशनल असेंबली अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर करने जा रही है फ्रांस के लिए। तो अब नेशनल असेंबली लेटर बिकम नेशनल असेंबली नोन एज कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। अब ये नेशनल असेंबली क्या बन गई, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई, यानी संविधान पीठ बन गई, जो संविधान का निर्माण करेगी, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बन गई। अब इसने ऑर्डर क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ऑर्डर्ड एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म। इसने कहा कि सामंतवाद जो फेडरलिज्म है अब वो ख़त्म। अब ये फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और ये थर्ड स्टेट वाला जो चल रहा है ना, अब ये फेडरलिज्म आपका सामंतवाद ख़त्म हो जाएगा। अब सब लोग इक्वल होंगे, सबके इक्वल राइट्स होंगे। थर्ड स्टेट के लोग यानी नेशनल असेंबली के लोग, थर्ड स्टेट के लोगों ने जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बनाई है, तो उसने ये ऑर्डर दिया है कि आज से एबोलिशन ऑफ फेडरलिज्म, आज से सामंतवाद खत्म। एंड लीव यूनिफॉर्म टैक्सेस फॉर ऑल, और जो भी टैक्सेस लगेंगे वो यूनिफॉर्म में, वो सबके लिए टैक्सेस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि फर्स्ट स्टेट को और सेकेंड स्टेट को प्रिविलेज मिलेगी, छूट मिलेगी टैक्सेस से, और सिर्फ थर्ड स्टेट्स के लोग ही टैक्सेस पे करेंगे। अब सबको टैक्सेस देने पड़ेंगे, ऐसा नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया, यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ऑर्डर किया। मैनी नोबल्स फ्लेड टू नेबरिंग कंट्रीज इन यूरोप इमिग्रेस। ठीक है, तो जो बहुत सारे जो इमिग्रेस थे, जो बहुत सारे नोबल्स थे यानी फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के, वो डर की वजह से नेबरिंग कंट्रीज़, पड़ोसी देशों में, नेबरिंग कंट्रीज़ में भाग गए। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ में चले गए यूरोप की, और वो क्या कहलाए, इमिग्रेस कहलाए। उनको क्या बोला गया, इमिग्रेस। क्लास 8 के लेक्चर में आपको मैंने बताया था। तो इसी इमिग्रेस से वर्ड से बना हुआ है इमिग्रेंट। क्या बना हुआ है, इमिग्रेंट। ठीक है, तो जो पर्सन अपने कंट्री को छोड़कर फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। ठीक है, और इसी से एक वर्ड बना हुआ है एमिग्रेंट। एमिग्रेंट ये क्लास 8 की एनसीईआरटी क्लास 8 के लेक्चर में आया था एक बार। तो आज की फ्रेंच वर्ड से बने हुए हैं ये वर्ड। तो इनको बोला गया इमिग्रेस। किसको बोला गया, इन नोबल्स को, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के लोगों को जो फ्रांस को छोड़कर चले गए। तो इमिग्रेंट मीन्स होता है जो अपने कंट्री को छोड़कर चला जाता है, उनको इमिग्रेस कहा गया। और इमिग्रेंट मीन्स होता है कि कोई फॉरेन व्यक्ति हमारे कंट्री में आकर रहे,
जो आपके कंट्री में आकर रहे उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। ये इमिग्रेंट और ये एमिग्रेंट। ओके। क्लर्की रिड्यूस्ड बाय 1/3 मेड सिविल ऑफिसर्स। तो जितने भी ऑफिसर्स से क्लर्की में 1/3 तो रिड्यूस्ड बाय 1/3 से उनको कम कर दिया गया। पोप एंग्री हो गए। पोप लोगों को लग रहा था कि उनकी पावर्स अब बहुत कम होने वाली हैं, क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ से होगा, कानून से होगा। उसमें जो बातें लिखी जाएंगी, जो नियम बनाए जाएंगे, उसी का सबको पालन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो पावरफुल लोग हैं अब वो इससे फियर हो रहे हैं, डर रहे हैं, क्योंकि इतने दिनों से वो लाभ उठा रहे हैं, उनको प्रिविलेज मिली हुई है बाई बर्थ, अब वो सब खत्म होने वाली है। तो बहुत सारे नोबल्स ने कंट्री को छोड़कर चले गए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट। तो स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरीके से ये घटनाक्रम पूरा रहा, कि इसमें जो मेन चीज़ रही वो ये रही कि एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की बात हो रही है अब यहाँ पे, कि मोनार्की सिस्टम रहेगा। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि पोस्ट ऑफ जो किंग है, जो राजा है, राजा रहेगा, लेकिन राजा को भी, किंग को भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की तरफ फ्रांस बढ़ रहा है। पहले कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, राजा अभी भी रहेगा, लेकिन अब जो किंग होगा उसको सारे डिसीजंस, सारी पॉलिसीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लेनी पड़ेंगी। ओके, तो इसको कहा गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। थर्ड स्टेट्स के लोगों ने क्या किया? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड ऑफ द सिटीजन। तो डिक्लेरेशन किया गया, घोषणा की गई कि क्या राइट्स हैं नागरिकों के, राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन्स। तो ए स्टेटमेंट फॉर इंटेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई संविधान नहीं था, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का आप कह सकते हैं एज लाइक पिरेम्बल। देखिए पिरेम्बल लिखा हुआ है कि संविधान के पिरेम्बल, आप जानते हैं पिरेम्बल सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये प्रस्ताव दिया गया कि हमारा संविधान किन मूल्यों पर बनेगा। फ्रांस के लोगों ने बताया कि हमारे संविधान का जो स्ट्रक्चर किस पर बेस होगा, वो इस पर बेस होगा डिक्लेरेशन ऑफ मैन एंड सिटीजन्स के ऊपर। ठीक है, बेस ऑफ, और ये जितने भी आइडियाज़ थे, देखिए यहाँ पे 17 है, टोटल 17 आइडियाज़ की बात की गई जो इनलाइटमेंट की थी। ठीक है, पुनर्जागरण की बातें थी, जो न्यू आइडियोलॉजी थी, जो नई विचारधारा पर आधारित थे, बेसिस ऑन आइडियाज़ ऑफ इनलाइटमेंट। ठीक है, इनलाइटमेंट के क्या थॉट्स थे? इनलाइटमेंट्स की बात करें यानी पुनर्जागरण में बात करें, लोगों के अंदर क्वेश्चंस, लोग चाह रहे थे कि अब उनको नए तरीके से आज़ादी मिले। वो आज़ादी क्या थी? कि ह्यूमन्स और सिविल राइट्स होने चाहिए, नागरिकों के अधिकार होने चाहिए, ह्यूमन्स के, लोगों को लिबर्टी यानी लोगों के पास स्वतंत्रता हो, हर एक बात कहने की, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने की, लोगों के पास फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टी सिक्योर होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए। ये सब इनलाइटमेंट के आइडियाज़ हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी बेस के ऊपर फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, ये डिसाइड हो गया। और वन ऑफ द मोस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड अलॉन्ग विथ, तो याद रखिए ये बहुत ही हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वर्ल्ड की हिस्ट्री में। इसी तरीके से मैग्ना कार्टा, वर्ल्ड अलॉन्ग, मैग्ना कार्टा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री में। यूएस बिल ऑफ राइट्स वो इम्पॉर्टेंट है। और इसी तरीके से फ्रांस का ये डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स एंड मैन एंड द सिटीजन्स। ओके, तो ये देखिए किस तरीके से राइट्स की बात की जा रही, ये घोषणा की गई। और ये तो विद 3 मंथ आफ्टर, मई के बाद ये आई थिंक अगस्त में ही, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था, लेकिन अगस्त में ही इस चीज़ को, अगस्त के मंथ में इस चीज़ की घोषणा कर दी गई थी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसके बेस पर तैयार होगा। ठीक है, और लोगों के राइट्स डिक्लेयर कर दिए गए थे अगस्त में कि आपके ये अधिकार हैं। ओके स्टूडेंट्स, वुमेन्स मार्च इन वर्साइल्स, महिलाओं ने मार्च किया, यानी मार्च का मतलब आप जानते हैं ना, कूच करना।
कूच करना मतलब किसी दिशा की तरफ बढ़ना। तो महिलाओं ने वर्साइल का जो महल था, जो लग्जरी लाइफ, जो विलासितापूर्ण जीवन की निशानी था, उस तरफ महिलाएं बढ़ चली। और ये अपने वेपन्स, और इनके वेपन्स क्या, ये इक्विपमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं, खेती किसानी में जो औजार प्रयोग किए जाते हैं, उनको लेकर महिलाएं वर्साई के महल की तरफ बढ़ रही हैं। और राजा और रानी को इन्होंने बंधक बना लिया और राजा और रानी से कहा कि अब आप यहाँ पर वर्साइल के महल में नहीं रहेंगे, क्योंकि आप लोगों के दुख और दर्द को नहीं समझते हैं, आप हम लोगों से इतने दूर रहते हैं, अब आपको पेरिस सिटी में रहकर चलना पड़ेगा। और ये महिलाएं, जो किंग थे लुई 16 और उनकी जो वाइफ थी मैरी एंटवानेट, उनको ये लोग बंधक बनाकर, आप बंधक ही कहेंगे, उनको मजबूर करके पेरिस में ले आई। और अब लुई 16 और उनकी जो क्वीन है वो वहीं पर रहेंगी। लोगों ने कहा कि आप हमारे साथ रहिए, हम किस कंडीशन में रह रहे हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, आप जानो तो। आप तो इतने विलासितापूर्ण जीवन में रह रहे हैं, आपकी इतनी लग्जरी लाइफ है, ओके, इतने भव्य महल में आप रह रहे हैं, तो आपको हमारे दुख और दर्द को आपको बिल्कुल भी फील नहीं है, तो आप हमारे साथ रहो और हमारे दुख दर्द को महसूस करो चल के। तो ये लोग इनको वर्साइल के महल से लिवा लाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया स्टेट्स जनरल एंड नेशनल असेंबली, 2 कवर हो गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करेंगे, फिर आपके नेशनल कन्वेंशन की बात की जाएगी। तो आज का जो लेक्चर हुआ, जो डिस्कशन, आज का जो टॉपिक था वो एंड हुआ स्टूडेंट्स। और आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने फेयर नोट्स मेंटेन कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और क्लास 9th में मैंने देखा है बहुत ही, और आप लोग डिस्कशन सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।